हेलो दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखो, इस टॉपिक का जस्ट मैं आपको एक बेस दे रहा हूँ जिससे आप कोई भी बुक में पढ़ सके। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको टॉपिक की हो जाएगी तो आप इजीली उस चीज़ों को आप याद कर सकोगे, क्योंकि याद तो देखो आपको ही करना है बुक से। तो एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, जिसका नाम है IASB। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिस तरह से इंडिया के अंदर है ICAI, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ICAI के अंडर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस करता है, इशू करता है। ICAI इंडिया के अंदर ICAI एक स्टैच्यू बॉडी है जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, इंट्रोड्यूस करता है। और इन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो ये पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अब इनका एक नया वर्जन आया जिसको हम बोलते हैं इंड AS। यानी पुराने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनका एक नया वर्जन है जिसको हम बोलते हैं इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि IFRS के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। IFRS होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जिस तरह इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसी तरह से एक इंटरनेशनल लेवल पे होता है IFRS। तो देखो, ISB से पहले था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी। ISB से पहले एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो इस्टेब्लिश हुई थी 1973 के अंदर। तो ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, ये एक स्टैंडर्ड सेटअप बॉडी थी जिसका काम क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना। मैंने आपको बताया कि पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी होती थी। एक इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी होती थी जिसका इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी स्थापना 1973 में हुई, और ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटअप बॉडी थी जिसका काम क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना। अब देखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नया वर्जन है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि UK और अदर सेवरल यूरोपियन कंट्रीज है वो फॉलो करती है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का अपना खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और IFRS एक इंटरनेशनल लेवल पर UK यूरोपियन कंट्रीज इसको फॉलो करती है IFRS। तो IFRS को इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो आया था 1 अप्रैल 2001 को। अब इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने रिप्लेस किया था इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को। पहले IASC थी, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, इसी को रिप्लेस किया था ISB ने, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि 2001 में आया। और इसने बोला कि अब हम इशू करेंगे एक इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको बोला गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और देखो, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो IAC इशू करती थी, कमेटी जो इशू करती थी, इनको इंटरप्रेट भी किया जाता था, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, जिसको SIC इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। अब देखो, मैं ISB के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ISB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी एक इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। पहले हम बोलते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी इशू करती थी। लेकिन 2001 में क्या हुआ कि ISC को की जगह पे आया IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इन्होंने कहा कि अब से हम इशू करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, डेवलप करेंगे
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको नाम दिया गया IFRS। और मजे की बात यह है कि इंडिया के अंदर जो इंड AS है वो भी IFRS को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, यानी मैं मोटा मोटी बोलूँ तो उन्हीं की कॉपी की गई है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ISP जो है, मैंने आपको बता दिया पहले, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ IFRS है। यानी ISB जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करता है, जो इंट्रोड्यूस करता है, जो बनाता है, उसको हम बोलते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2001 के अंदर। इनका काम क्या है? डेवलप करना IFRS को, यानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, जिसको हम पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते थे, इनको डेवलप करना, इनको विकसित करना, इनके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस लेके आना। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले देखो, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उनका पहला ऑब्जेक्टिव होगा टू डेवलप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो मेनली इनका काम क्या है? IFRS को डेवलप करना। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? टू डेवलप, यानी विकसित, उसको विकास करना। किसका? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का विकास करना, विच आर ऑफ हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है, जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उनको डेवलप करना जिससे वो अच्छी हाई क्वालिटी की हो, अंडरस्टैंडेबल यानी इन्वेस्टर उसको आसानी से समझ सके, और एक ग्लोबल लेवल पे जो एक्सेप्टेड हो। मतलब अगर एक कंट्री का पर्सन किसी दूसरी कंट्री की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इजीली कर सके। उनके ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिससे कि एक इन्वेस्टर आसानी से उसको अंडरस्टैंड यानी समझ सके और एक ग्लोबल लेवल पे वो एक्सेप्टेड हो सके। उसके बाद टू डेवलप दी स्टैंडर्ड्स इन सच ए मैनर, इन स्टैंडर्ड्स को, IFRS को इस तरीके से विकसित करना कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कंसर्न इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बिजनेस कंसर्न द्वारा, कंपनी द्वारा, कॉर्पोरेट द्वारा, वो अच्छी हाई क्वालिटी की हो, ट्रांसपेरेंट हो और कंपेरेबल, यानी इसको आसानी से कंपेयर किया जा सके। यानी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो किसी बिजनेस कंसर्न का अगर कोई इन्वेस्टर, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपैरिजन करना चाहे तो आसानी से कंपेयर कर सके। ऐसे ही इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, विकसित करना। उसके बाद टू असिस्ट यानी मदद करना, इन्वेस्टर्स एंड अदर यूजर्स, इन्वेस्टर और अदर यूजर्स की हेल्प करना, उनकी मदद करना। क्योंकि देखो, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर, उनकी हेल्प करना इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर। इकोनॉमिक डिसीजन मतलब जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद टू प्रमोट यानी बढ़ावा देना, टू मेक सिंपल द यूज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यानी ये जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इनको, इनकी एप्लीकेशंस को एक इजी बनाना, सिंपल बनाना, उनको बढ़ावा देना ताकि आसानी से कॉर्पोरेट सेक्टर उसको यूज कर सके, कंपनी उनको यूज कर सके। उसके बाद टू फुलफिल द अदर ऑब्जेक्टिव्स एसोसिएटेड विद नीड, साइज एंड द टाइप ऑफ एंटिटीज, यानी बिजनेस एंटिटीज जो होती, जो कंपनीज होती है, उनकी नीड, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी कंपनी का जो साइज है ना, बिजनेस कंपनी का साइज, किस टाइप की बिजनेस एंटिटीज है, उनके जो उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको भी पूरा करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है ISP का। क्योंकि एंटिटी जो होती है डाइवर्स इकोनॉमिक सेटिंग में काम करती है। यानी डाइवर्स इकोनॉमिक सेटिंग मतलब, अब देखो जैसे चाइना की मैं बात करूं, ऐसे ही अलग अलग सेक्टर से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनीज है, वो अलग अलग सेक्टर में काम करती है। सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऐसे अलग अलग सेक्टर में काम करती है। उसको हम बोलते हैं डाइवर्स इकोनॉमिक। इंडिया में भी ऐसे ही होता है, अलग अलग सेक्टर से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। उसके बाद लास्टली टू फुलफिल अडॉप्शन ऑफ IFRS एंड इंटरप्रिटेशन, यानी ये जो IFRS है
उनको अडॉप्ट करने में हेल्प करना, उनकी अडॉप्शन को पूरा करवाना। यानी कोई बिजनेस कंसर्न अगर आईएफआरएस अडॉप्ट करना चाह रही है, जो भी इंटरप्रिटेशंस दी जाती है आईएसबी द्वारा, उनको आईएफआरएस अडॉप्शन को पूरा करवाना और इंटरप्रिटेशन को उन पे अप्लाई करवाना। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर